मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। भारतीय शिक्षण मंडल की व्याख्यान श्रृंखला में भारतीय उच्च शिक्षा में गुरु परंपरा का पुनर्गठन विषय के साथ आज हम सभी के मध्य उपस्थित हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन। प्रोफेसर पटवर्धन इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल हेल्थ साइंसेज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं तथा निदेशक भी रहे हैं। डॉक्टर पटवर्धन एक जैव चिकित्सा वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रीय अकादमी साइंसेज भारत एवं नेशनल अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत के अधिसदस्य हैं। वह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के निदेशक थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समितियों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सदस्य रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अभिज्ञान आयोग के कार्यबलों, नीति आयोग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा के परामर्शक सहित कई नीति निर्माण निकायों पर कार्य किया है। वह एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित पत्रिका आयुर्वेद एवं इंटीग्रेटिव मेडिसिन के मुख्य संपादक हैं तथा कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के संपादन मंडल में हैं। उन्होंने सर रामनाथ चोपड़ा व्याख्यान, वाल्देमर हेफनकेश व्याख्यान, डॉक्टर द्वारकानाथ व्याख्यान, डॉक्टर पीके देवी व्याख्यान, केएलई विश्वविद्यालय व्याख्यान तथा वीके जोग सर्वोत्तम शिक्षक पुरस्कार सहित कई व्याख्यान एवं अवार्ड प्राप्त किए हैं तथा उनकी अभी हाल ही में अकादमिक प्रेस एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित इंटीग्रेटिव अप्रोच फॉर हेल्थ एवं इनोवेटिव अप्रोच इन ड्रग डिस्कवरी नामक दोनों श्रेष्ठ पुस्तकों को उत्तम समीक्षा प्राप्त हुई है। उन्होंने कई शोध अनुदान प्राप्त किए हैं तथा 19 पीएचडी छात्र, 18 भारतीय पेटेंट, 2 अमेरिकी पेटेंट, 120 से अधिक शोध प्रकाशन एवं 7,200 उद्धरणों का मार्गदर्शन किया है। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से मैं प्रोफेसर पटवर्धन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो शुरू कर। नमस्कार। मुझे आज ये कार्यक्रम में न्योता मिला और मुकुल जी और उनके सभी सहयोगी ने मुझे आज ये अवसर दिया, उसलिए सर्वप्रथम
भारतीय शिक्षा मंडल के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बीएसएम का कार्य तो आप सभी को पता है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। और मुझे जो विषय है मैंने आज जो लिया है वो भारतीय जो परंपरा है हमारी, वो परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उसका हम पुनर्गठन कैसे करें, हमारे उच्च शिक्षा में गुरु परंपरा का पुनर्गठन कैसे करें, इस विषय में आज मैं आपके सामने थोड़े मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ पुनर्गठन की, तभी मेरा ऐसा विचार नहीं है कि पुनर्गठन यानी हमें पुनश्च आश्रम खोल के कई वन में या यहाँ बैठना है, या हमारा पूरा गुरु शिष्य दोनों का जो पहराव हम लोग हमेशा देखते हैं, गुरु की जो प्रतिमा आती है हमारे सामने या शिष्य की जो प्रतिमा आती है उसी तरह करे, वो क्या तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे आपने भी देखा मेरे सामने आज जब भी जो बीएसएम के बैठे देशपांडे जी, उनका पहराव आप अगर देख लीजिए तो पूरा भारतीय शिष्य का परंपरा का पहराव है। तो ये पहराव जो भी हो, पहराव आप सूट बूट में हो या धोती कुर्ती में हो या कहाँ भी हो, आपका विचार क्या है ये बहुत मायने रखता है। और ये विचार जो है वो विचार जो हम आधुनिक विचार आज बोलते हैं, लेकिन हमें हमारे जो परंपरा है, हमारी उज्जवल परंपरा जो है, उससे हमें सीखना है और ये दोनों का मिलाप करना है। तो इसीलिए मैं आपसे बात जो करूंगा गुरु परंपरा के पुनर्गठन की, तो मैं ये भी उससे कहूंगा कि हमारे उज्जवल इतिहास से हम लोग क्या सीख सकते हैं और वो सीख से हम ये नए भारत का जो निर्माण करना है हमें, जो हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं न्यू इंडिया की, नए भारत की, तो नए भारत की नींव हमें हमारे उज्जवल इतिहास में कैसी रखनी है, इसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। और इसकी शुरुआत में करना चाहूंगा मेरे और हम सभी के जो मार्गदर्शक रह चुके हैं और है भी, आज वो हमारे साथ नहीं भी हो लेकिन वो हमारे साथ है भी, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ये बताया हमें कि शिक्षा का जो मूल्य है और शिक्षा का जो कारण है वो क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज उनकी बहुत ही याद आती है कि उन्होंने जो शिक्षा का, पूर्ण शिक्षा का जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि एक जगह मैं विवेकानंद जी को जब भी याद करता हूँ तभी मुझे चार्ल्स डार्विन की भी याद आती है। चार्ल्स डार्विन ने भी हमें सिखाया कि आज के विश्व में बदलाव एक ही ऐसा है कि जो सतत है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जग बदल रहा है, पूरा बदल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बदल रही है, और ये बदलाव को जो नकारे वो ये दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहता है। ऐसा सृष्टि का नियम जो चार्ल्स डार्विन ने उनकी इवोल्यूशन थ्योरी में बताया, वो बिल्कुल सही है। वो सृष्टि का प्राकृतिक नियम है। डायनासोर से लेके आज तक जिन्होंने भी बदलाव को नकारा है, वो लोग ये दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहे। मैं जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले मुझे आप सभी से थोड़ी बात ये कहनी चाहिए कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो पुणे को हूँ, तो पुणे की हिंदी टूटी फूटी हिंदी रहती है। बहुत सारे लोग मेरे साथ अभी जो दिल्ली में है, बहुत ही मीठी जबान में बात करते हैं। हिंदी बहुत ही मीठी जबान है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। संस्कृत तो उससे भी अच्छी लैंग्वेज है। तो संस्कृत तो मैं सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन संस्कृत बोल नहीं सकता हूँ। नहीं तो आज का ये संवाद आज मैं पूरी संस्कृत में करना चाहता था, लेकिन मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि जो आपके साथ मैं पूरा संस्कृत में बात करूं। और मुझे ये पूरी चर्चा जो है आपके साथ, वो अंग्रेजी में भी नहीं करना है।
जो मैं ज्यादा अच्छी तरह से शायद कर सकूं, मेरे विचार ज्यादा अच्छी तरह से आपके सामने रख सकूं अंग्रेजी में, लेकिन मुझे वो भी नहीं करना है। इसीलिए मैंने मेरे टूटी फूटी हिंदी का सहारा लिया है, तो उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे, ऐसी उम्मीद है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी मैं यूज करूंगा। तो मुझे यही कहना है कि आज हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक ऐसा प्रभाव है कि जिस वजह से हम लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि कई एक कल्चर दुनिया में ऐसा है कि उसी ने सब ज्ञान का मक्ता लिया है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो पश्चिम से आया है वही सही है और वही वैज्ञानिक है। मुझे लगता है ये सोच भी ठीक नहीं है, क्योंकि मॉडर्निटी जिसको हम बोलते हैं, जो हमने वेस्टर्नर से सीखी है, वो मॉडर्निटी, ये मॉडर्निटी यानी एक ऐसी मॉडर्निटी नहीं है कि जो थम जाए काल में। मॉडर्निटी है जो है वो एक तरह का इंस्पिरेशन है, और वो पुराने इतिहास से मिलता है। तो मॉडर्निटी, मुझे अगर आप डेफिनेशन करने को अगर आप बताइए, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन लीड्स टू मॉडर्निटी। कल जो ट्रेडिशनल था वो आज मॉडर्न बन गया है। आज जो मॉडर्न है शायद वो कल ट्रेडिशनल बन जाएगा। ये मैं स्वास्थ्य का अभ्यासक हूँ, हेल्थ का अभ्यासक हूँ, तो इसीलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि पहले जमाने में जो हेल्थ, ट्रेडिशनल हेल्थ थी ग्रीक में, ट्रेडिशनल ग्रीक मेडिसिन जो था वो आज मॉडर्न मेडिसिन बन गया, क्योंकि वो ट्रेडिशन ने मॉडर्न साइंस का सहारा लिया और उसका सहारा लेके वो आगे चल पड़े और वो मॉडर्न मेडिसिन बन गया। लेकिन इसके कारण क्या हो गया, ये खाली एक हेल्थ के तक सीमित नहीं रहा है। ये हमारे दिमाग में ये बात ऐसी बहुत फिट हो गई है कि ये जो वेस्टर्न डोमिनेंस है ज्ञान परंपरा में, वो काफी, तो ये मोनोकल्चरल डोमिनेंस में मानता हूँ, और मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। मोनोकल्चरल डोमिनेंस किसी का भी नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन जैसे फिलोसॉफी हो, हिस्ट्री हो, आर्कियोलॉजी हो, लिंग्विस्टिक्स हो या फाइन आर्ट्स हो, इसमें किसी में भी मोनोकल्चरल डोमिनेंस नॉलेज सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। ये 21वीं सदी है, और 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की हम बात करते हैं। इसमें इंटरडिसिप्लिनरिटी, अलग अलग विषय के समन्वय की आवश्यकता है, और क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव हमें समझने की बहुत बड़ी जरूरी है। और ये जो है इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क, इसका कॉम्प्रहेंशन हमें प्रकृति और समाज, ये दोनों को साथ लेके करना पड़ेगा। मैं जब भी आपको बोल रहा हूँ गुरु परंपरा का पुनर्गठन, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु परंपरा हमें जो हमारी पहले जमाने में जो पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वही वैसे की वैसी हमें आज की प्रणाली में हमें लाना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो सब पुराना था वो हमें अंगीकारना है और मॉडर्न जो है उसके हमें स्वीकार नहीं करना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा जो माइंड है वो हमें खुला करना चाहिए। Inquisitive open mind is one of the most important requirement of learning. हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो हमें सीखने और सिखाने के बारे में भी बात करनी चाहिए, और उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सीखने और सिखाने के बारे में भी बात करेंगे। हम विश्वविद्यालय की भी बात करेंगे, विश्वविद्यालय की भी बात करेंगे, क्योंकि ये गुरु परंपरा जो है वो पुराने जमाने में पहले आश्रम में थी और वो आश्रम से लेके विश्वविद्यालय में चली गई, क्योंकि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय वो गुरु परंपरा पे आधारित थे। तो ये जो बात गुरु परंपरा के पुनर्गठन की है वो खाली एक बात नहीं है, उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, और मैं आपके साथ जो संवाद करूंगा उसमें वो चीजें मैं लाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको पता है ये जो इंक्विजिटिव ओपन माइंड की मैंने बात की, वो तो हमारा बेसिस था। इंक्विजिटिव ओपन माइंड हमारे विश्वविद्यालय का बेसिस था, और
प्रश्नोत्तर, ये हमारी सीखने की प्रक्रिया थी। आप देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, उपनिषद जो बने वो उपनिषद शिष्य और गुरु इनके संवाद में बने हैं। और वहां हमारा जो कल्चर था वो ऐसा कल्चर था, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो थी वो ऐसी थी कि वो शिष्य को भी उतना ही सम्मान देती थी, शिष्य को भी उतना ही फ्रीडम देती थी। और गुरु कोई मामले में बहुत ही प्रखर थे, बहुत ही रिजिड थे, लेकिन कई मामले में बहुत ही ओपन थे और शिष्य को साथ पढ़ने में और सीखने में जुड़ जाते थे। इसका उदाहरण मैं नचिकेत का दूंगा। नचिकेत ने ना कि खुद के गुरु को प्रश्न पूछ में झिझका, या खुद के पिताजी को भी उसने प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं था उसको। तो ये जो खुली परंपरा थी वो हमें पुनर्गठन, जो मैं बोल रहा हूँ वो पुनर्गठन में यह खुली परंपरा भी हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जिसमें ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड ये दोनों एक साथ में जुड़ जाते हैं। और हमारा जो पहले जमाने का विश्वविद्यालय था, जैसे मैंने कहा कि आश्रम सिस्टम धीरे धीरे ये चौथी पांचवी शताब्दी में विश्वविद्यालय में परावर्तित हुआ और तक्षशिला, नालंदा ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय भारत में उभर आए, जो वो जमाने में दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय माने जाते थे। दुनिया भर के सब लोग वहां पे सीखने के लिए आते थे। तो ये विश्वविद्यालयों में नॉलेज जो है, वो नॉलेज और कला जो है, यो स्किल्स, वो दोनों एक साथ पलते थे। स्किल एंड नॉलेज, आज हम लोगों ने भले ही स्किल के विश्वविद्यालय अलग कर दिए हो और स्किल डेवलपमेंट एक अलग तरह का हमने सोचा हो, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसमें ज्ञान और कला दोनों साथ चलते थे। 14 विद्या और 64 कला ये हमारे साथ में हमारे विश्वविद्यालय में रहते थे। उसके बारे में थोड़ी देर में मैं थोड़ी विस्तार में भी बात करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो गुरु शिष्य परंपरा का पुनर्गठन हम करने की बात करते हैं, वो करते समय हम लोगों को विश्वविद्यालयों का भी पुनर्गठन करने की जरूरत है। हमें हमारा जो विश्वविद्यालय का जो ढांचा था, वो पूरा ढांचा आज आधुनिक स्तर से कैसे हम लेके आ सकते हैं, उसके बारे में भी बात करनी है। जब भी मैं ये बात करता हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हमारे आज के विश्वविद्यालय में 14 विद्या और 64 कला लाके जो आज विज्ञान और तंत्रज्ञान की जो बातें हमारे विश्वविद्यालय में होती है उसको रिप्लेस करे। मैं रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं होलिस्टिक बात कर रहा हूँ। विज्ञान तंत्रज्ञान तो हमें चाहिए ही। अगर हमें 21वीं सदी में रहना है, आगे बढ़ना है, तो विज्ञान तंत्रज्ञान तो हमें चाहिए ही। मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो विज्ञान तो बिल्कुल जरूरी है, विज्ञान तंत्रज्ञान दोनों जरूरी है, लेकिन वो उसके हम यूज कैसे करें, इसका बात मैं करना चाहता हूँ। और जब भी मैं पुनर्गठन की बात करता हूँ, तभी मैं एक बात और करना चाहूंगा कि हम लोगों को ना जो पुराना है वो सभी अच्छा है और उसको हम बिल्कुल इसी तरह से आगे लेके जाएंगे, ये माइंडसेट लेके अगर हम काम करना शुरू किया तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। मैं उसको बोलता हूँ सेल्फ प्राइड एंड पास ग्लोरी। सेल्फ प्राइड और पास ग्लोरी में अगर हम चले गए तो हमारा जो ओपन माइंड है वो ओपन नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने पहले ओपन माइंड की बात की। तो इसमें हमने फंसना नहीं है, हमें इसमें बिल्कुल फंसना नहीं है, हमें माइंड ओपन रखना है और ना कि सेल्फ प्राइड पास ग्लोरी में हमें ट्रैप होना है। कल्चर एंड सोसाइटी या कल्चर एंड नॉलेज लेगेसी जो हमारी है, वो हमें बिल्कुल याद रखनी है। जैसे मैं उदाहरण आपको दूंगा कि भारत में विज्ञान में मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, या फार्माकोलॉजी हो, या न्यूमेरिकल साइंसेस हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा जैसे विषय हो, या मेडिकल साइंस हो, ये सभी में काफी अच्छा प्रगति वो जमाने में हो गया था। और उसके बाद में क्या हो गया, मुझे आपसे साथ ये शेयर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज मैं बात करता हूँ कि ये नालंदा 12वीं सदी तक बिल्कुल विश्व का पूरा एक
सबसे अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता था। उसके बाद में उसको तोड़ा गया, फोड़ा गया, उसका पूरा नींव पूरा खराब कर दिया गया। ये जो पूरा कई सालों से हम लोगों ने ये डिस्ट्रक्शन या एनविजन का जो सामना करना पड़ा ना, उसके बारे में हम भी विचार हमें करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग ऐसा सोचने लगे और पाश्चात्य जगत ने ऐसा हमें बोला, कॉलोनियल पीरियड में जो हमें इतिहास सिखाया वो ऐसा सिखाया कि भाई ये जो इंडिया है ना, उसकी हिस्ट्री जो है वो 400 सी से ही शुरू होती है। मैं तो सी बोलूंगा, बीसी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सी जो है वो ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है, कॉमन एरा, ना कि बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, अभी कॉमन एरा जो है वो कॉमन एरा के पहले 400 साल पहले ये सब इतिहास का हमें दाखला देते हैं। लेकिन मेरे जो एक मित्र है, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही अच्छे इतिहास के अभ्यासक है, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई अभी जो ये सभी एक्सकर्शन जो भारत में हुए हैं ना, वो एक्सकर्शन में ना कि खाली हड़प्पा एक्सकर्शन की बात कर रहे हैं, जो एक्सकर्शन अभी दिल्ली के आजू बाजू के परिसर में जो हुआ है और जिसमें बड़ा योगदान आर्कियोलॉजी में या डेक्कन कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया है, उन्होंने जो सैंपल्स कलेक्ट किए हुए हैं ना, वो सैंपल्स, ये संजीव सन्याल जी ने मुझे बताया, उन्होंने बताया वो सैंपल्स का जो कार्बन डेटिंग अगर आप करें तो 2000 साल कॉमन एरा के पहले की बात या उससे भी पहले की बात उसके सामने उभर आती है। यानी कि हमारा जो इतिहास है वो काफी सालों से पुराना है, उसका काफी बड़ा परंपरा है, ना कि हमें उसको सीमित रखना है कि भाई ये 200 साल 400 साल सी का है, नहीं, उससे भी ज्यादा पुराना है। ये हमें उसकी खोज लेनी है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक है, जैसे हमारे शिंदे साहब है, इसके वाइस चांसलर रह चुके हैं, या जामखेड़कर जी है जो इतिहास के तज्ञ है, या फिर जो बीएचयू में बिल्कुल जेनेटिक्स के काफी अच्छे यंग रिसर्चर है ज्ञानेश्वर चौबे जी, या फिर थंगराज जी है जो हैदराबाद में सीसीएमबी के बड़े वैज्ञानिक है। ये सब लोगों ने हमें ऐसा बताया है कि हम काम कर सकते हैं और ये काम करने की शुरुआत भी हुई है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द इसके जो सच है वो हमारे सामने बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा मैंने डिटूर लिया हमारे मूल विषय से, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि जो हमारा कल्चरल लीगेसी आज हम बोलते हैं वो उससे भी पुरानी होने की बहुत बड़ी शक्यता है। लेकिन आप पाणिनि देखिए, अभी हम पाणिनि को 600 सी में भी हम सीमित रखे तो भी आप देख लीजिए कि उन्होंने जो किया है, पाणिनि जो किया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज का पूरा कंप्यूटर सिस्टम या लैंग्वेज का पूरा लिंग्विस्टिक्स का सिस्टम जो है, जो ग्रामर का जो आज एडवांस है, जो मशीन लर्निंग में लगता है, उसका सब बेसिस जो है वो मुझे लगता है पाणिनि में आज आपको मिलता है। चरक और सुश्रुत ने जो 400 सी में किया है, जो उन्होंने वो जमाने में बताया है, चरक और सुश्रुत, मैं ऐसा मानता हूँ जो आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं या कॉज एंड इफेक्ट की जो बात करते हैं मेडिसिन में, उसकी शुरुआत चरक और सुश्रुत ने की है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। या कौटिल्य है, चाणक्य ने जो भी इकोनॉमिक्स की बातें, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बातें वो जमाने में की है, वो आज के जमाने भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आर्यभट्ट रहेंगे या वराहमिहिर रहेंगे, नागार्जुना रहेंगे, भास्कराचार्य रहेंगे, कितने नाम लूं मैं, कितने नाम लूं, इतनी बड़ी हमारी गुरुओं की परंपरा है। ये सब गुरु थे और उनके शिष्य की परंपरा भी काफी मजबूत थी। जैसे आपको पता है कौटिल्य के शिष्य ने कितना बड़ा साम्राज्य तैयार किया। तो ये ज्ञान परंपरा की ये ताकत थी। ज्ञान परंपरा राज परंपरा को मार्गदर्शन करते थे और उनमें जो एक दूसरे के साथ में जो मिलाप था और जो समझदारी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज मुझे लगता है उसका भी पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। जो हमारी ज्ञान परंपरा है, वो हमारे विश्वविद्यालय जो है
वहां पे ज्ञान ऐसा रहना चाहिए कि हमारे राजधर्म वाले जो है वो उनसे मार्गदर्शन ले सके। ये अथॉरिटीज हमें हमारे विश्वविद्यालय में ज्ञान के बेसिस पे करनी है, ना कि कुर्सी के बेसिस पे करनी है, तो ये जो परंपरा है तक्षशिला, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता था, उसकी आप एल्यूमिनाई देखे तो इतनी बड़ी एल्यूमिनाई थी। कौटिल्य, पाणिनि, चरका, विष्णु शर्मा, जीवका, ये सब तक्षशिला के विद्यार्थी थे। नालंदा की आप देखिए तो ऐसी ही बहुत अच्छी उनसे गुरुओं की परंपरा वहां पे रह चुकी है। लेकिन उसके बाद में जो पूरा मुगल इन्वेजन हो गया, अलग अलग लोगों ने इन्वेजन किया, फिर ब्रिटिश लोगों ने हमारे पे काफी समय तक राज किया, और इसमें ये समय में पूरा नालंदा तक्षशिला तो रेलिक्स बन गए, पूरा रेलिक्स बन गए। और ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड और ब्रिटिश राज में ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम था जो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर उभर आया मैकेलियन स्ट्रेटेजी। मैकेलियन स्ट्रेटेजी, उसने बता दिया कि भाई आपको अगर भारत में राज करना है तो भारत का जो एक भारतीय लोग जो उनकी परंपरा में, उनकी कल्चर में, उनके भाषा में वो जो गर्व महसूस करते हैं, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंग्लिश डोमिनेटिंग विश्वविद्यालय की निर्मित की गई। पहले 3 विश्वविद्यालय जैसे आपको ज्ञात है, भारत में मद्रास, कोलकाता और मुंबई, ये 3 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स थे, उसी में ये चालू हो गया। और ये पूरा जो स्ट्रेटेजी था, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य को, ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करने के लिए इंग्लिश बोलने वाले बाबू रेडीमेड तैयार मिले, ये उसका उद्देश्य था। इसीलिए यह विश्वविद्यालय की रचना की गई थी। और मुझे ये कहने में खेद है कि वही परंपरा आज वही परंपरा की चर्चा करते हैं, वही परंपरा आज चल रहा है। ये जो इंग्लिश डोमिनेटिंग पूरा सिस्टम बन गया है, जिसमें हमारा संस्कृत, हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस है भारत की, उसमें बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज हो गया है ज्ञान परंपरा में। ये बड़ी चिंता की बात है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि डोमिनेंस जो इंग्लिश का था वो इतना बड़ा था, prominence of English was so powerful that many intellectual institutions established through nationalist movement at that time also had to fall in line. मुझे ये भी आपको कहने में बताना है आपके कि during this period India witnessed transition from Gurukul system to Kulaguru system. ये जो नए यूनिवर्सिटीज आ गए उसमें वाइस चांसलर्स अपॉइंट हो गए, और ये वाइस चांसलर्स का कई स्टेट में कुलगुरु ऐसा भाषांतर होता है, कई स्टेट में कुलपति ऐसा भी भाषांतर होता है। लेकिन वो जो भी है, वो कुलगुरु सिस्टम जो आई, वो उससे धीरे धीरे ये गुरुकुल परंपरा अस्तंगत होने लगी। तो जब हम पुनर्गठन की बात करें तो मुझे लगता है ये जो भेद है ये दोनों में, वो भेद भी हम दोनों को थोड़ा बारीकाई से देखना पड़ेगा। तो थोड़ी बात मैं अभी यह गुरुकुल परंपरा और कुलगुरु परंपरा के बारे में करना चाहूंगा। पहले देखो आप, गुरुकुल परंपरा में देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड शिष्य, मास्टर एंड डिसिपल रिलेशनशिप। एक स्पॉन्टेनियस लाइफ ओरिएंटेड लर्निंग रहती थी। जो शिष्य परंपरा में, गुरु परंपरा में जो लर्निंग रहती थी वो स्पॉन्टेनियस रहती थी, लाइफ ओरिएंटेड, जीवन देने वाली, जीवन समझने वाली, ऐसी वो सीख थी। लर्निंग बाय डूइंग था, अरे आप करके देख लीजिए। जब भी आप शिष्य को बोलते थे कि भाई ये शक्कर जो है वो आप अगर पानी में डालते हो आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, क्यों है? ये जो प्रश्न पूछ के उपनिषद की जो स्टाइल थी, प्रश्न पूछ के शिष्य को समझा देना, ये बहुत ही पावरफुल स्टाइल थी। मुझे लगता है ये लर्निंग बाय डूइंग, करके देख लीजिए आप। और शिष्य की और गुरु की पर्सनैलिटी क्या है, इंडिविजुअल पोटेंशियल उनमें क्या है, वो भी देखा जाता था।
वो जो आपका फिलोसॉफिकल लीनियज क्या है वो भी देखा जाता था, आपका विचारधारा क्या है वो भी देखी जाती थी। वो शास्त्र बेस्ड अध्ययन रहता था, और उसमें एथिक्स की भी बढ़ोतरी होती थी, नैतिकता बहुत उसमें मायने रखती थी। इसमें कॉम्पैशन भी था, गुरु को शिष्य के प्रति जो प्रेम था, भले ही शिष्य या गुरु उसमें रिलेशनशिप बड़ी ही स्ट्रिक्ट रहती रही हो, गुरु कई बार बड़ा ही स्ट्रिक्ट भी होता था, लेकिन जो प्रेम की भावना, जो कंपैशन था, बॉन्ड जो था वो दोनों में, वही वो सीख का ड्राइविंग फोर्स था। ये हमें समझना चाहिए। वो गुरु शिष्य परंपरा में एक तरह का योगा से आया हुआ एक शांत और सच्ची स्वभाव का रिफ्लेक्शन था, जिसको हम योगिक कामनेस बोलते हैं। वो सब परंपरा का शिष्य गुरु परंपरा का बहुत बड़ा मुद्दा था, योगिक कामनेस, और कंटेनमेंट, स्वस्थ रहना ये भी एक गुरु परंपरा का बड़ा अच्छा सीखा या गया प्रभाव था। और एक बहुत अच्छी चीज जो गुरु परंपरा में थी, वो जो है वो शिष्य की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। मुझे लगता है क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से यह गुरु परंपरा में गुरुकुल के काल में चलते थे। अभी मैं आपको लेके आता हूँ आज के जमाने में जो हो रहा है, वो कुलो गुरु बेस्ड जो आज की जो विश्वविद्यालय की परंपरा है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है टीचर स्टूडेंट एक रिक्विजिट की तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट है। कई सारे जगह पे तो स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि हम लोग फी दे रहे हैं तो टीचर तो हमारे नौकर है, उन्होंने हमें जो चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। जो ये कंज्यूमरिज्म माइंडसेट की जो रिक्वायरमेंट आई है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, उसका रिफ्लेक्शन हमें आज देखने को मिलता है। विद्यार्थी को ऐसा लगता है मैंने फी दी है इसलिए मेरा हक बनता है मुझे डिग्री मिलना। ये सोच भी सही नहीं है। स्ट्रक्चर टीचिंग सिलेबस में हम आ गए, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी पहले जमाने में वो चली गई और एक स्ट्रक्चर सिलेबस के तरह से आ गया। उसका परिणाम क्या हो गया, हमारा जो क्रिएटिविटी, लर्निंग बाय डूइंग बेस जो परंपरा थी, वो बिल्कुल जैसे फोर्ड फैक्ट्री में पहले बार जो प्रयोग किया गया, जिसको आज बोलते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन, मैकेनिज्म जो है, मैकेनिस्टिक अप्रोच इसमें आ गया और ये कारें जैसी बनती है, गाड़ियां जैसी बनती है, मशीन जैसे बनते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करने की प्रक्रिया ऑन अ वेरी लार्ज स्केल चली गई। उससे क्या हो गया, ये रोट लर्निंग का जो है वो रॉट लर्निंग को काफी महत्व ज्यादा आ गया। मैं रॉट लर्निंग को हमारे संस्कृत के पाठांतर से मैं अलग करना चाहूंगा, क्योंकि संस्कृत के पाठांतर में खाली रॉट लर्निंग नहीं था। वहां पे रॉट लर्निंग की जरूरत तो थी ही, लेकिन वो जरूरत समझ के करने में भी थी। तो ये जो है वो मुखोद्गत तो थे ही। मुझे आपको ये एक उदाहरण मुझे आपको देना है। मैं कई दिनों से मुकुल जी का जो गीता स्वाध्याय है वो फॉलो कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है आज के जमाने में गुरु परंपरा का पुनर्गठन कैसे हो। क्योंकि मुकुल जी जो गीता आपको आज बताते हैं, वो आज कैसे बताते हैं, वो आज के समय में उसको संतुलित करके आपको वो गीता सार बताते हैं। तो गुरुओं का ये बहुत बड़ा, तो मुझे आज ये बताना है भारतीय बीएसएम को और सभी कार्यकर्ताओं को और विशेषकर मुकुल जी को कि आपने एक उदाहरण पहले दिया और फिर बाद में आपने ये गुरु परंपरा के बारे में व्यास पूजा के अवसर पर जो ये लेक्चर सीरीज जो चालू की है, उसकी नींव तो आपने खुद डाली है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो पहले जमाने के मैंने आपके बताया गुरुकुल का जो फंडा था, वो तो पहले आपने करके दिखाया और मैं तो आज ये बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत तो आपने काफी पहले बीएसएम ने चालू कर दी है। तो ये रॉट लर्निंग मैं इसीलिए बात कर रहा था क्योंकि आप गलत ना समझे, रॉट लर्निंग बुरा नहीं है। संस्कृत पूरा, गीता पूरी मुखोद्गत होना ये कोई बुरी बात नहीं है। और मैं आपको इसके वैज्ञानिक तरह से भी मैं आपको बोलूंगा, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले काफी रिसर्च इसके बारे में हुआ है।
मैं पिछले साल जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ के बहुत ही विश्वविख्यात न्यूरो साइंटिस्ट जो है उनके साथ में मेरी एक चर्चा हो गई, और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने जो स्टडी किया है, उन्होंने स्टडी करके मुझे वो पूरा डेटा दिखाया, और उन्होंने बताया कि मेडिटेशन जो लोगों ने किया है, उनके ब्रेन में जो ग्रे मैटर रहता है ना, जिसकी लर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती है, वो ग्रे मैटर बढ़ गया है। उसके सपोर्ट में भारत के एक अच्छे वैज्ञानिक जो भारत में जो डॉक्टर पी.एन. टंडन ने जो दिल्ली में ब्रेन इंस्टीट्यूट जो स्थापन कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ब्रेन की जो स्थापन कर दिया, वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों ने संस्कृत पंडितों का ब्रेन स्कैन करके देख लिया, तो उनको ऐसा पता चला कि संस्कृत का पठन करने से आपके ब्रेन की जो ग्रे मैटर है वो बढ़ जाती है। नो, तो संस्कृत का, खाली संस्कृत का नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपने कोई अलग दूसरा जो कोई किसका भी पठन किया तो आपकी ग्रे मैटर बढ़ सकती है। तो ये रॉट लर्निंग को मैं अंडरमाइन नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो मैकेनिकल रॉट लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे लिए ठीक नहीं है, आज के वो जो यूनिवर्सिटी में आज प्रिडोमिनेंट जो हो गया है। इसीलिए हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो इसी पे ऊपर है कि मैंने आपको जो सिखाया है, गुरु ऐसा बोलता है, आज के जमाने का गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर ऐसा बोलता है कि जो मैंने आपको सिखाया है वो आप कितने इफेक्टिवली बोल सकते हो बाद में, तो वो हमें आपके परीक्षा की वजह से मैं आपको देख लूंगा, और वो जितने अच्छी तरह से आप करोगे उतना आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये भी ठीक नहीं है, इसीलिए रॉट लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। तो उसके बाद में रॉट लर्निंग के बाद में आज के जमाने में मैंने जैसे बोला, उसमें यूनिफॉर्म एंड मास एजुकेशन है, जैसे मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जैसे असेंबली लाइन प्रोडक्शन। आज के जमाने में टेक्निकल एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है, ये अच्छी बात है, वो हमें लाना चाहिए, रहना चाहिए। आज का बेस साइंस बेस्ड अध्यापन है, वो भी अच्छा है, वो भी हमें रखना चाहिए। और प्रोफेशनल एक्सलेंस की बात करते हैं, वो भी अच्छा है। कमर्शियल सक्सेस की आज के जमाने में हम बात करते हैं, वो भी अच्छा है। तो ये सब अच्छी चीजें जो है वो हमें रख के, हमारी जो पहले वाली चीजें जो थी वो उसका दोनों का संगम इंटीग्रेशन करने की, कुलगुरु और गुरुकुल समन्वय करने की मैं बात कर रहा हूं, ना कि कुलगुरु सिस्टम को गुरुकुल सिस्टम में कन्वर्ट करने की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो है, तो ये गुरुकुल और कुलगुरु में जो बात मैंने की, उससे बेसिस पे ही ये जो पुनर्गठन की मैं बात कर रहा हूं वो हो सकती है। और पुनर्गठन की बात खाली गुरु की पुनर्गठन, गुरु परंपरा की पुनर्गठन करने से नहीं चलेगी, तो हमें हमारे पूरे विश्वविद्यालय की जो सिस्टम है उसकी पुनर्गठन करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैकॉले ने जो मिनट्स बनाए 1835 में, उसके बाद में वुड डिस्पैच आया 1854 में, उसके बाद में हंटर कमीशन आया 1882 में। ये सभी लोगों ने इंग्लिश सिस्टम भारत में कैसे की जाए इसके बारे में काफी सारी रिकमेंडेशन दी। लेकिन उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में राधाकृष्णन जी ने, जो राधाकृष्णन कमीशन था 1948 में, उन्होंने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी रिकमेंडेशन उसमें दी है। उसके बाद में कोठारी कमीशन ने 1965 में वही रिकमेंडेशन दोहराई है। उसके बाद में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें सी.डी. देशमुख जैसे लोग या फिर प्रोफेसर नाइक पुणे के जो है, उनके जैसे लोग, उनका बड़ा योगदान था, उन्होंने भी वही बातें दोहराई है। उसके बाद में यशपाल कमेटी आई 1993 में, उन्होंने भी आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी में वही बातें दोहराई है। अभी जो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने चाहिए बहुत जल्दी, वो डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने जो बनाई है, वो उसकी रिकमेंडेशन अगर आप देखिए तो उसमें भी उन्होंने यही रिकमेंडेशंस की बात की है। उन्होंने भी बताया है लैंग्वेज के बारे में महत्व बताया है, उन्होंने भी बताया है जो लिबरल एजुकेशन के बारे में जो है वो उन्होंने बताया है, लोकल लैंग्वेज के कैसे स्ट्रेंथन करना है वो भी उन्होंने बताया है, संस्कृत को कैसे बढ़ावा देना है वो भी उन्होंने बताया है। तो ये सभी चीजें ये बहुत सालों से चलती आई है, लेकिन हम लोग बदलाव नहीं ला रहे, हम लोग खाली चर्चा कर रहे हैं। तो अभी ये बदलाव लाने की
बात है और बदलाव लेने की समय भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नए इंडिया की जो हम बात करते हैं, उसके लिए हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम भी नया बनाना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन, न्यू यूनिवर्सिटीज फॉर न्यू इंडिया। क्योंकि आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी जो है दे आर कंसिडर्ड एज टेम्पल्स ऑफ नॉलेज वेयर आइडियाज इनोवेशंस आर नर्चर्ड, यू नो। Universities are seats of scholarship, statesmanship, universal brotherhood, and they award academic degrees in various academic disciplines. लेकिन ये डिग्री को ही हम एक साध्य मान के नहीं चलना चाहिए, you know. ये universities are not, they should not be reduced to degree giving factories by giving mere focus on jobs and career. जॉब्स एंड करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटीज को हम लोगों को जॉब और करियर देने वाली फैक्ट्रीज ऐसे दृष्टि से देखना भी गलत रहेगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन मस्ट बी होलिस्टिक एंड इट शुड इनकलकेट द नॉलेज एंड नेसेसरी टू शेप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। हमारे खुद की जो व्यक्तित्व है, जो विवेकानंद जी ने बोला है, वो बड़ा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए ये यूनिवर्सिटीज का योगदान होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज एजुकेशन में कंटिन्यूअसली हम लोगों को इनोवेट करना पड़ेगा, सातत्य में नई दिशा की खोज लेनी पड़ेगी, बेस्ड ऑन द चेंजिंग नीड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, सिविल सोसाइटी, और ना खाली मार्केट की तरफ हमें देखना चाहिए। हमें सोशल सेंसिटिविटीज भी जिंदा रखनी चाहिए। अभी मैं आपको बोलूंगा, जो हमारा गुरु शिष्य परंपरा का पुनर्गठन की जो बात कर रहे हैं ना, वो पुनर्गठन में हम लोग कैसे सिखाते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पेडागोजी अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमें तो आज सिखाया जाता है पेडागोजी अप्रोच जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वही हमें मान के चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने मुकुल जी का एक लेक्चर पढ़ा था, सुना था ना, मुकुल जी के मेरे इंटरेक्शन में भी मुकुल जी ने मुझे बोला था ये बात, वो मुझे याद है। वो खुद मानते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बहुत सारी कमियां हैं। कोई अच्छी चीजें भी रहेगी और है भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, लेकिन बहुत सारी कमियां भी है उसमें। तो मैं तो खुद मानता हूं कि हमारी जो परंपरा में बताया गया है शिक्षा के बारे में, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं शिक्षा के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें 4 स्टेजेस कौन सी है? पहली स्टेज जो है उसको वो बोलते हैं अदिधि। अदिधि यानी इंफॉर्मेशन एंड थियरी गैदरिंग, यू नो। तो इंफॉर्मेशन थियरी खाली उसके बारे में जानना। दिस कैन बी अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट्स टुडे वेरी इजीली बाय सेल्फ स्टडी मॉड्यूल्स which can be easily done by use of MOOCs online programs, you know. So अदिधि में जो टीचर्स का रोल रहता था ना, वो कम होते जा रहा है। और मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूँ कि ये जो स्टेज है ना, इसमें हम लोगों को स्टूडेंट के कैपेसिटी को, स्टूडेंट के रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। ना कि खाली ध्यान में रखना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम लोग आज के जमाने में विद्यार्थियों का सम्मान करने में कम पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग, यानी कि मैं खुद को उसमें दायरे में रखना चाहता हूँ पहले सबसे, क्योंकि मैं खुद एज अ टीचर, आज का टीचर, मैं ये ऐसा मानता हूँ कि टीचिंग इन क्लासरूम इज द ओनली टीचिंग। ये सही नहीं है। जो मैं सिखाता हूँ वही शिक्षा है, ऐसा अगर शिक्षक समझने लगे तो मैं बोलता हूँ हम लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। हम लोग, अगर मैं खुद मेरे अनुभव से आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद हर रोज मेरे विद्यार्थियों से सीखता हूँ, हर रोज सीखता हूँ, और मेरे विद्यार्थी मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज भी सिखाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे उसमें कोई भी जिसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियरिटी है, कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं आता है। मुझे उससे तो ज्यादा अच्छा लगता है अगर मेरे विद्यार्थी मुझे अगर सिखाने में कामयाब होते हैं, तो उसमें मेरी कामयाबी मैंने सोचनी चाहिए, ना कि मैंने उसको बोलना चाहिए आप चुप बैठो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। ये बहुत ही गलत बात है, ये जो आज बहुत सारे जगह पे यही चलता है। तो अदिधि में शिक्षकों का रोल हमें कम करना चाहिए। शिक्षक यानी क्या, उसके बारे में इसके बाद में मैं थोड़ी बात करूंगा, तो ये विस्तार से थोड़ा और ज्यादा मैं वहां बात करूंगा। दूसरा जो स्टेज है उसको बोलते हैं बोधा। तो बोधा क्या है?
खाली इंफॉर्मेशन और थियरी लेके काम नहीं बनने वाला है ना भाई। आपको जो ज्ञान मिला है उससे आपको डीपर अवेयरनेस की फीलिंग महसूस करनी पड़ेगी, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसकी थियरी जो है, उसको कॉम्प्रहेंशन जो है, उसका एनालिसिस जो है वो आपको करना पड़ेगा। और ये करते समय शिष्य को अकेले ये करने की संभव नहीं है क्योंकि उनका अनुभव कम है। तो यहाँ पे गुरु का काम बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। वो मूक्स पे शायद कोई थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके सोशल रोबोट्स कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु का रोल, गुरु में टर्म बाद में यूज करूंगा, अभी मैं खाली टीचर टर्म यूज करूंगा और वो आपको समझ में आएगा मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ गुरु टर्म अभी। तो टीचर का रोल ये मेंटोर का जैसे होना चाहिए ये बोधा के लिए। तो अभी थर्ड जो कंपोनेंट है इसमें वो है आचरण, यानी जो हमने सीखा है, समझा है, उसको हम प्रत्यक्ष में कैसे लाए। तो परफॉर्मेंस ऑफ प्रैक्टिकल, तो ये तो हमारे प्रयोगशाला में होगा प्रैक्टिकल्स। अगर साइंस के लोग हैं तो, इंजीनियरिंग के लोग हैं तो वहां पे उनके जो वर्कशॉप रहते हैं वहां होगा, अगर सोशल साइंसेस के लोग हैं तो समाज में होगा, तो अलग अलग जगह पे होगा। तो यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज, टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, this will come in acharana mode, and this can be involve intensely interaction between टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत इंटेंस इंटरेक्शन रहनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट की। और चौथा जो चरण है उसमें प्रचारण, जो आप तक सीखा है, समझा है, किया है, उसको हम लोग अभी प्रोपोगेट कैसे करें, अंगीकार कैसे करें, प्रीच कैसे करें। इंटर्नशिप, apprenticeship, community based learning, seminars and presentations, ये सभी ये चरण में आएगा। तो ये 4 चरण जो मैंने आपने बताए, अदिधि, बोधा, आचरण एंड प्रचारण, ये 4 स्तर पे अगर हम हमारी पेडागोजी बेस करते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आज के जमाने के विश्वविद्यालय में भी ऑलमोस्ट 50% समय टीचर्स का कम हो सकता है कि जो वो हम लोग प्रैक्टिकल में या इंटरैक्शन में ज्यादा दे सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग कम हो सकता है। और आज के कोविड के जमाने में आप सोच लीजिए, अगर हम लोग 50% क्लासरूम का समय अगर आप कम कर दीजिए तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हम फेस कर रहे हैं वो हम उसके साथ अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन की जब बात हम करते हैं ना, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा इफेक्टिव मेजर है और वो आज के जमाने में हमें लेना ही चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर ऑनलाइन एक पूरा डिग्री ही ऑनलाइन अगर हम दे देते हैं तो ये सही रहेगा? इसमें अदिति, बोधा, आचरण, प्रचारण हम कैसे लाएंगे फुल ऑनलाइन डिग्री में? वो तो फिर आज डिग्री एक आसान तरीका बन जाएगा डिग्री मिलाने का। आज डिग्री अगर आपको ऑनलाइन मिलने लगी तो उसमें गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है वो कहाँ जाएगा? ये मामले में हम कौन सी दिशा में जाए हैं? तो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हर एक विश्वविद्यालय में कम से कम 50-60% कंपोनेंट ऐसा हो जो पूरा ऑनलाइन कर सकते हैं, जहां पे टीचर ये फैसिलिटेटर करके काम करे और 40% जो है वो प्रयोगशाला में, लर्निंग बाय डूइंग में, इंटर्नशिप में, एक्चुअल वर्किंग इन कंपनीज जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग बोलते हैं उसमें आप दे सकते हैं। तो हमारे पूरा जो ढांचा है ना शिक्षण का वही बदलना पड़ेगा और उसके लिए खुद टीचर को बदलना पड़ेगा। तो उसके बारे में ये मेरा आखिरी मुद्दा रहेगा, शायद टीचर को बदलना पड़ेगा, हमें टीचर को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज के टीचर क्या है, हम बोलते हैं आप पीएडी हो तो ही आप टीचर बन सकते हैं, तो फिर सब जो लोग जुड़ जाते हैं पीएडी बनने में और फिर गलत तरीके से लोग पीएडी बन जाते हैं क्योंकि डेस्परेशन है ना, मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे तो टीचर बनना है और पीएडी लगती है। तो पीएडी बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं पीएडी आपको बनना है तो आपको कम से कम 2 शोध निबंध प्रसिद्ध करने पड़ेंगे। तो फिर अभी मैं भागता हूँ कि भाई मैं कैसे 2 शोध निबंध लूं, तो फिर ये दुकानें हैं जो खुल गई या नहीं, वो बोलते भाई आप आओ पैसा दे दो और ये ले लो शोध निबंध। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान ये पूरा सिस्टम को हो गया।
तो ये जो हमने बताए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर डिस्टिंग्विश प्रोफेसर, फिर सीनियर प्रोफेसर, ऐसे नाम हमने बड़े बड़े ला लिए और ये हमारा सब सिस्टम चलने लगा। प्रमोशन में भी हम लोग बोलते हैं कि आपने कितना रिसर्च किया हमें बताइए, तो कितने पब्लिकेशन किए बताइए। तो अगर आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो लोगों को उसका उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन वो उत्तर देने के लिए रिसर्च करना जरूरी है, ना कि खाली पेपर कहाँ से पैसा दे के छाप के मिलना जरूरी है। तो ये जो अनिष्ट प्रथा हमें पड़ गई, तो उसके बारे में टीचर ने खुद को बदलने की जरूरत है। और उसके लिए मुझे लगता है ये गुरु परंपरा का पुनर्गठन बहुत बहुत मायने रखता है। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, गुरु तो लास्ट में आएगा, शुरू तो मैं करूंगा आचार्य से। आचार्य यानी डेमोन्स्ट्रेटर आप कहो आज के जमाने में। वो डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो क्या आपको देते थे, वो इंफॉर्मेशन देते थे, और वो देते थे। आचार्य का काम है आपको सब जगह सब तरह का इंफॉर्मेशन देना। तो आचार्य के बाद में जो स्तर आता है ना, ये जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो आचार्य के बाद में आता है पंडित या उपाध्याय। उसके उपाध्याय आचार्य के पहले एक्चुअली मैं बोलूंगा, सॉरी, ये शुरुआत होती है अध्यापक से, माफ कर दीजिए, अध्यापक से यह शुरुआत होती है। अध्यापक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। उसके बाद में आता है उपाध्याय। उपाध्याय इंफॉर्मेशन तो देता ही है, लेकिन उसके साथ में वो ज्ञान भी देता है। उसके बाद में आता है आचार्य, कि जो इंफॉर्मेशन देता है, ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान के साथ में कला भी देता है, स्किल भी देता है। तो आचार्य कौन है? इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है और स्किल देता है। उसके बाद में आता है पंडित। पंडित देता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, इन एडिशन टू ऑल दीज थ्री इनसाइट्स देता है। पंडित आपको इनसाइट्स देता है, तो ये पंडित है। उसके बाद में जो स्तर आता है ना, वो दृष्टा का आता है। दृष्टा ना कि आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स एंड इनसाइट्स देता है, बल्कि उसके साथ ही विजन देता है, एक दृष्टि देता है आपको। और सबसे ऊपर आता है वो गुरु। और गुरु ये सब आपको एक साथ देता है, और इनके साथ में वो आपको जगाता है। अवेकनिंग यू, विजडम आपकी जो है वो आप प्रगल्भ करते हैं। गुरु का काम ये है आपको जगाना। तो ये जो गुरु है, गुरु परंपरा में ये सब रहते थे। अध्यापक रहते थे, उपाध्याय रहते थे, आचार्य रहते थे, पंडित रहते थे, दृष्टा रहते थे और गुरु रहते थे। आज हम लोग गुरु का जो टर्म यूज करते हैं वो बहुत जनरल तरीके से यूज करते हैं। मुझे लगता है ये जो स्तर मैंने आपको बता दिए, वो स्तर भारत की दुनिया को एक देन होगी कि ये पेडागोजी जो है या टीचर का रोल जो है वो कैसा होना चाहिए। ये जो अगर हम आप इसके बारे में आप अगर एक अच्छा सा रिसर्च आर्टिकल अगर हम पब्लिश कर सके तो यह भारत की देन होगी। जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सब जगह माना जाता है, जैसे हमारी ये गुरु टैक्सोनॉमी सब जगह पर विश्व में मान्यता प्राप्त हो सकती है। ये गुरु के बारे में आपको बोलूंगा, ये इंफॉर्मेशन देने वालों को ही हम गुरु कहते हैं आज के जमाने। तो गूगल है ना, गूगल वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन गूगल गुरु नहीं बन सकता। आज हम लोग काफी गूगल को गूगल गुरु बोलते हैं, लेकिन नहीं, गूगल गुरु भविष्य में बन भी सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की जो प्रगति हो रही है उस हिसाब से शायद कभी आगे भविष्य में गूगल गुरु बन भी सकता है। लेकिन आज के जमाने में जो भी टेक्नोलॉजी है वो अध्यापक या ज्यादा से ज्यादा उपाध्याय तक सीमित है, आचार्य तक सीमित रह सकती है। लेकिन पंडित, दृष्टा और गुरु ये आज के समय में हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए हमें ह्यूमन इंटरफेस की, सही मायने में जो पंडित है, सही मायने में जो दृष्टा है, सही मायने में जो गुरु के स्थान पे जाने के लिए तैयार हो गया है, उसी व्यक्ति की आवश्यकता है। और भविष्य में हमें ब्लेंडेड पेडागोजी की जरूरत है, ना कि खाली ऑनलाइन। ये कई सारी जगह पे मैं देख रहा हूँ लोगों के ऑनलाइन लेके बहुत बड़े उल्लसित है। उनको ऐसा लगता है ऑनलाइन सभी को रिप्लेस कर देगा, अभी तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है। टीचर का जो रोल है या
जो मैंने टीचर अभी के बाद में मैं जो टीचर नाम लूंगा वो मैं ये स्तर वाले सभी स्तर एक साथ लेके मैं नाम ले रहा हूँ। तो उपाध्याय से लेके ये जो अध्यापक से लेके उपाध्याय से लेके आचार्य से लेके पंडित से लेके दृष्टा से लेके गुरु तक, ये सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है वो सभी की जरूरत पड़ने वाली। तो हम लोग खाली ऑनलाइन पे अगर जाए तो मुझे लगता है हम लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे। हमें ब्लेंडेड पेडागोजी, मुझे लगता है भविष्य जो है ना वो इसका सबका सम्मिलित एक प्रारूप हो, ये हमारा भविष्य है। तो ब्लेंडेड पेडागोजी इज फ्यूचर वेयर मोर क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, passion and compassion also will have to be included. The new education will have to meet the needs of industry, economy and development on one side, on other side our own country, society and humanity as a large, ये सबको साथ लेके हमें ये काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है ये बात रोबोट्स के या मशीन्स के या गूगल जैसे सर्च इंजन के बस की बात है। तो आज मैं मानता हूं कि हम लोग 5th जनरेशन एजुकेशन सिस्टम में है, जो वेब कंसिस्ट में है, ऑटोनोमस एजेंट्स उसमें है, रोबोटिक्स है, इंटेलिजेंट डेटाबेसेस है। लेकिन ये 5th जनरेशन जो मैं बोलता हूँ, 1st जनरेशन जो था वो पोस्टल कम्युनिकेशन का युग था। 2nd जनरेशन में मास मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आ गया। 3rd जनरेशन में सिंक्रोनस टूल्स आ गए, जैसे वीडियो, असिंक्रोनस टूल्स भी आ गए, ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आ गए, टेप रिकॉर्डिंग का या वीडियो रिकॉर्डिंग का दायरा आ गया। 4th जनरेशन में कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड टीचिंग आ गया। जो हम लोग आज बोल रहे हैं, मूक्स की बात कर रहे हैं, वो 4th जनरेशन है। लेकिन 5th जनरेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिमेंटिक वेब रहेगा, जिसमें मूक्स रहेंगे, जिसमें रोबोट्स रहेंगे, जिसमें टीचर्स रहेंगे, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस रहेगा, जिसमें फिजिकल क्लासरूम्स में भी रहेंगे, भले ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हो, लेकिन वो सब एक साथ में ब्लेंडेड फॉर्म में रहेगा। इसके बारे में मुझे याद आता है थॉमस एडिसन ने 1923 में ये बताया था, it is my firm conviction that a large part of education in coming generation will not be by books but by moving pictures and images। ये देखो, ये बोलते हैं दृष्टा, ये दृष्टा था सही मायने में। फ्यूचर यूनिवर्सिटीज मुझे लगता है should maximize the power of digital technologies, MOOCs, animated laboratories and personalized data from interconnected world. Future classrooms will possibly feature social robots to assist human teachers, to help them to enhance their collaborations, capabilities. The already artificial intelligence based voice assisted devices such as Siri, Alexa, chatbots like Eliza, and robots like Asimo, Sophia, and our own Indian robot like Mitra are coming in action. Microsoft recent AI-based hologram technology is also coming up in a big way. Microsoft Holograph, HoloLens, और ये सभी चीजें आज आ रही है हमारे साथ में, उनका भी हमें अंगीकार करना है। Future universities will have to adopt, survive and thrive, taking advantage of this disruption। ये पूरा disruption आ रहा है एजुकेशन में by way of technology revolution, उसको हमें लेके हमारी गुरु परंपरा को जेस्टोपास करना है। ये मैं बोल रहा हूँ, जब मैं पुनर्गठन की बात कर रहा हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे जो षट दर्शन है, वो षट दर्शन को लेके साथ चलना है, जिसमें सांख्य योग हो, न्याय वैशेषिका हो या वेदांत हो। मैं इसके साथ में चार्वाक को भी उतना ही महत्व दूंगा, क्योंकि क्रिटिकलिटी, डिफरेंट थिंकिंग, ये भी मायने रखना चाहिए। ना खाली ईश्वर परंपरा लेकिन नरीश्वर परंपरा को भी हमें सम्मान देना चाहिए। और जैन और बुद्धा, ये भी जो ज्ञान शाखा है दर्शन शास्त्र की, उनको भी उतना ही हमें सम्मान देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेदा के पार्ट है ही। उपवेदा में अर्थशास्त्र रहेगा या धर्मशास्त्र रहेगा या धनुर्वेद रहेगा या गंधर्व वेद रहेगा या आयुर्वेद रहेगा,
ये भी रहना चाहिए। वेदांत में शिक्षा रहेगी या कल्प रहेगा या ज्योतिष रहेगा या निरुक्त रहेगा, ये सब चीजों वेदांत की जो है 6 वेदांत वो भी रहने चाहिए। और 64 कला, जिसमें से काफी सारी कला आज अस्तंगत होने जा रही है, उनको भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये लिबरल एजुकेशन की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो हमें मॉडर्न कैंपस में लेके आना ही पड़ेगा। अगर भारत के विश्वविद्यालयों में भारत के नॉलेज सिस्टम की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे विदेशी विश्वविद्यालयों में जो चीजों का मैंने जिक्र किया, उनमें से काफी सारी चीजें उन्होंने चालू कर दी है, उसका अध्ययन चालू कर दिया है। संस्कृत हमें जर्मनी से सीखने की नौबत ना आए, या आयुर्वेद और योगा हमें अमेरिका से सीखने की नौबत ना आए। हमें जाग जाना चाहिए, हमें बहुत जल्दी जाग जाना चाहिए। ये समय बहुत अच्छा है जहां इसको राजाश्रय भी है। इसमें हमें बहुत ही धाड़सी तरह से बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कैसा कर पाएंगे, और वो करने के लिए हमारी जो गुरु परंपरा है उसका पुनर्गठन हम आधुनिक ज्ञान और विज्ञान और तंत्रज्ञान के बेसिस पे कैसा करें। ये जो मैंने मेरे विचार व्यक्त किए हैं, उसके साथ में आपके विचार भी मैं सुनना चाहूंगा। आपके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो सभी को साथ में लेके हमें ये भारत के लिए, नए भारत के लिए प्रारूप बनाना है। लेकिन वो बनाना जरूरी है और काफी अर्जेंट है, इतना ही मैं कहूंगा। और बीएसएम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मुझे दिखता है, क्योंकि बीएसएम एक जगह पे वो भारतीय परंपरा की बात करते हैं और दूसरी जगह पे वो रिसर्च फॉर रिसर्जेंस उसकी भी बात करते हैं। उनको रिसर्च भी चाहिए, क्योंकि आरएफ का जो काम इसके माध्यम से जो चलता है उसमें यही बात है। तो हमें एक बैलेंस्ड, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग व्यू लेके आगे चलना है। और मुझे विश्वास है कि बीएसएम और ऐसे कई बाकी के संस्था एक साथ मिलके ये जो बहुत बड़ा आह्वान है हमारे सामने, गुरु परंपरा का सही तरह से पुनर्गठन करने का, वो जरूर हम कर पाएंगे। आज मुझे ये संगोष्ठी में निमंत्रित किया, इसलिए बीएसएम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। कोविड में रहो, नमस्ते करो, ये कोविड नमस्ते है और सब दुनिया हमसे कोविड नमस्ते सीख रही है, उसका महत्व सीख रही है। सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद, नमस्कार। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।